एज अर्ली एज 1875। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेक्जेंडर क्यूमिंगम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्रीकल्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, कल्चर के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको, मोहनजोदारो, सिटाडेल, लोअर टाउन, उनके ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं लाइन बाय लाइन। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको ये और बेहतर से समझ आ सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर्स की एक एक लाइन अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस में यानी कि समाज में क्या डिफरेंस था, इसके लिए सबसे पहले अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डू यू ट्रैक या हाउ डू यू नो अबाउट सोशल डिफरेंसेस, या टेल अस अबाउट सोशल डिफरेंसेस, या राइट अ शॉर्ट नोट, या ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना हो, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको सबसे पहला पॉइंट बरियल्स के बारे में लिखना होगा। आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिनसे उनको पता चलता है सोशली यानी कि सामाजिक और इकोनॉमिकली लोगों में क्या अंतर था, डिफरेंस कैसा था लोगों में, पैसे के तरीके से, इकोनॉमिकली और सोशली। उसके लिए हमें बरियल्स यानी कि जिन लोगों को दफनाया जाता है तो कुछ बरियल्स बनाए जाते हैं। उन बरियल्स को देख के ये बात आर्कियोलॉजिस्ट्स को समझ आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हड़प्पा की स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हुई है, तो जब जो लिखा गया है हमें नहीं पता, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू ही हम ये सब बातें कर रहे हैं। तो वही बताया जा रहा है कि हमें सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है थ्रू बरियल्स। अब हमें एक मैसिव पिरामिड्स इजिप्ट में मिले हैं। अगर आप लोगों ने काफी सारी मूवीज में, कितनी सारी हॉन्टेड मूवीज में भी ममीज को दिखाया जाता है, तो वो इजिप्ट की होती हैं, तो हमें वहां पे मिला है उसी के ही कंटेम्परस। कंटेम्परस का मतलब होता है उसी के वक्त में हड़प्पा सिविलाइजेशन भी थी। हमें कुछ रॉयल बरियल्स मिले हैं जिसमें काफी सारी वेल्थ भी थी, यानी कि लोगों की डेड बॉडी उनको दफना दिया गया बरियल में, और उसके साथ कुछ वेल्थ भी थी। वेल्थ यानी कि कुछ कह सकते हो आप, उन्होंने कुछ ज्वेलरी रखी होगी, कुछ वेपन्स रखे होंगे, जैसे आप ये देख सकते हो कॉपर मिरर। ये भी उस टाइम की एक बरियल में हम कह सकते हैं कि एक वेल्थ के तौर से उन्होंने कुछ रॉयल बरियल्स कह सकते हैं हम, वो होंगे। अब हम हड़प्पन साइट्स की बात करते हैं। डेड वर लेड इन पिट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पन साइट्स में बरियल्स कैसे ले किए गए, तो पिट्स में ले किए गए। डिफरेंस ये था पिट में करने में कि हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। जो आपने कभी देखा हो, अगर बरियल लेके जाता है तो पहले मिट्टी को निकाल दिया जाता है, तो उसको मिट्टी को निकालने के बाद जो गड्ढा बन जाता है उसमें ब्रिक्स की लाइन बनाई गई थी। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी, मिट्टी की बनाई हुई चीजें, और ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह कुछ चीजें भी हमें उनके साथ दफनाई हुई मिलती हैं, जो हमें ये बताता है कि वो लोग पुनर्जन्म या आफ्टर लाइफ, कि इसके बाद भी उनकी एक लाइफ होगी, इस बात में विश्वास करते थे। ज्वेलरी हमें मिलती है मेन और वुमेन दोनों के बरियल्स में। तो अगर आपसे कहा जाए कि ज्वेलरी होने से मतलब कि क्या वो वुमेन का बरियल था, तो जी नहीं। ज्वेलरी उस टाइम में किंग्स वगैरह भी पहनते थे, तो ज्वेलरी आपको वुमेन और मैन दोनों के बरियल्स में इक्वली मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं एक्सकेवेशंस की। जो हम लोगों ने खुदाइयाँ की हड़प्पा में, हम लोगों को वहां से ये पता चला मिड 1980s में जब ये सब काम शुरू हुआ, तो हमें अलग अलग ऑर्नामेंट्स मिले।
उन ऑर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा आपको जो याद करने वाली चीज है उन ऑर्नामेंट्स में, वो है 3 शेल रिंग। 3 शेल वाला एक रिंग हमें वहां से मिला है, जो कि काफी प्रेशियस माना जाता है। इसके अलावा जैस्पर, एक सेमी प्रेशियस स्टोन, बीड्स और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स, छोटे छोटे भी हमें काफी सारे मोती बीड्स वगैरह वहां पे मिले हैं मेल के स्कल में। मतलब कि मेल को दफनाया गया, उनके आसपास छोटे छोटे बीड्स भी मिले हैं। कॉपर का एक मिरर, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है उस तरीके का एक हमें डेड बॉडी के साथ में मिरर भी मिला है। लेकिन ऑन अ होल ये अपीयर किया जाता है कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद डेड। जैसे कि आप इजिप्ट का एग्जाम्पल देख रहे थे, इजिप्ट के जो ममीज हैं उनके साथ बहुत सारी वेल्थ हमें मिली है, काफी काफी ज्यादा। हड़प्पन्स के केस में हमें उतनी ज्यादा नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि इनका विश्वास इतना ज्यादा महंगी चीजों को रखने का नहीं था डेड बॉडीज के साथ। अब हम लग्जरी की बात करते हैं। हमें कैसे पता कि उस वक्त क्या चीज लग्जरी थी? जैसे आज मैं आपको कहूं गोल्ड, डायमंड, ये बहुत बड़ी लग्जरी है, लेकिन हड़प्पा के टाइम में क्या लग्जरी थी? तो उसको पता लगाने की भी एक स्ट्रेटजी है। वो पता लगाने की स्ट्रेटजी आइए देखते हैं। अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस, क्योंकि जो इंसान किंग है वो ज्यादा लग्जरियस डायमंड्स और ज्यादा प्रेशियस चीजें पहनेंगे, और जो ऑर्डिनरी जनता है वो उतने प्रेशियस ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं पहनेंगे या उनके पास नहीं होंगे। तो वो भी एक तरीका है सोशल डिफरेंसेस को देखने का। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आर्टिफैक्ट्स को, जो चीजें मिली, उनको 2 भाग में डिवाइड किया, एक यूटिलिटेरियन और एक लग्जरीज। लग्जरीज तो हमें पता है कि लग्जरियस चीज है, मतलब काफी महंगी है, एक्सपेंसिव है, यूनिक है, कम मिलती चीजें हैं, वो लग्जरी हो जाती हैं। लेकिन यूटिलिटेरियन मतलब जो आम डेली यूज की चीजें हैं, रोज आम तौर से इस्तेमाल की जानी चीजें हैं, वो यूटिलिटेरियन कही गई। तो अगर हम कहें कि हमें सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चलते हैं, तो पहले तो हमें बरियल्स के थ्रू पता चलते हैं। दूसरा, हमें सोशल डिफरेंसेस आर्टिफैक्ट्स को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूटिलिटेरियन और लग्जरीज, इनके थ्रू भी पता चलते हैं। तो पहली कैटेगरी है यूटिलिटेरियन, जो डेली यूज की चीजें हैं, जो बड़ी आमतौर से मिलती, जैसे कि मिट्टी, स्टोन्स। ये सब स्टोन्स आपको हर जगह पत्थर मिल जाएंगे, हर जगह आपको मिट्टी की बनी हुई चीजें मिल जाएंगी। तो क्या ये बहुत ज्यादा लग्जरी होंगी? नहीं, ये तो बहुत आम सी चीजें हैं। पॉटरी, कोन्स, निडल्स, सुई, फ्लैश रबर्स, जो बॉडी को स्क्रब करने के लिए यूज किया जाता है, ये सब यूटिलिटेरियन के एग्जाम्पल्स हैं। और ये आपको थ्रू आउट द सेटलमेंट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो आम तौर से रोजाना यूज की जाने वाली चीज है, जैसे कि हम स्टोन ले लेते हैं, या जैसे ये तो फाइंस का बना हुआ है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जैसे एक स्टोन है या एक क्ले की बनी हुई कोई चीज है, तो वो हर घर में आपको मिलेगा, तो वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो लग्जरी है वो नॉन लोकल मटेरियल हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जो शायद उस जगह पे मिलता ही ना हो, किसी राजा ने किसी दूर देश से मंगवाया हो, या फिर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाई गई चीज हो। तो इसका एग्जाम्पल है फायंस का बना हुआ पॉट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। फायंस माना जाता है कि एक ऐसा मटेरियल है जो सैंड और सिलिका मिक्स करके कुछ कलर में फायर करके फिर बनाया जाता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बनाया गया है, तो ये कह सकते हो कि ये प्रेशियस होगा। क्योंकि ये जब बनाया गया इतनी मुश्किल से, तो ये महंगा बिकेगा। जब ये इतना महंगा बिक रहा है, तो हर आम इंसान इसको नहीं खरीदना चाहेगा। वो कहेंगे हम फाइंस का बने हुए पॉट की जगह हम मिट्टी का बना हुआ पॉट ले लेंगे। लेकिन जो वहां का कोई किंग होगा या कोई बहुत वेल्दी इंसान होगा, वही फाइंस का पॉट लेगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होगा। तो इसको आप लग्जरी कह सकते हो। तो ठीक है, लग्जरी कैसे पता चली? जो वहां पे या तो नॉन लोकल आइटम है कि वहां पे मिलती ही नहीं है, या दूसरा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से बनाई गई हो, जैसे कि फाइंस।
अब सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाती है कि ये तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि ठीक है, जो आमतौर से रोज मिलता है वो यूटिलिटेरियन हो गया, और जो कम मिलता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उसको आपने लग्जरी कह दिया। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जैसे कि स्पिंडल वोर मेड ऑफ रेयर मटेरियल सच एज फाइन्स। अब स्पिंडल वोर जो स्पिन करने की जो चीज है वो फाइन्स की बनी है। अब क्या आप इसको यूटिलिटेरियन में डालोगे या लग्जरी में डालोगे? तो कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो रोजमर्रा में यूज की जाती हैं पर बनी हुई एक्सपेंसिव चीज की हैं। फाइनेंस एक एक्सपेंसिव है, लेकिन स्पिंडल वोर आपको हर जगह मिल रहा था, तो अब आप इसको रेयर कहो या आमतौर से यूज करने वाला, तो कुछ चीजों में कंफ्यूजन भी हो जाती है। अब आगे बात करते हैं, रेयर ऑब्जेक्ट्स जो काफी वैल्यूएबल मटेरियल है वो आपको जनरली लार्ज सेटलमेंट्स में दिखेगा। हमारे देश में भी कुछ अर्बन एरिया हैं, कुछ रूरल एरिया हैं। अगर आपको कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज चाहिए जो बहुत टेक्नोलॉजी से भरी हुई है, तो शायद आप कहोगे कि आपको अर्बन एरिया में बड़ी इजीली मिल जाएगी वो। तो कुछ इसी तरीके की बात यहाँ पे भी हो रही है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो बड़े रेयर हैं वो आपको लार्ज सेटलमेंट में ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये बड़ी सेटलमेंट है, यहाँ पे आपको रेयर सामान जैसे फाइंस है ये आपको मिल जाएगा। लेकिन जो छोटी सेटलमेंट है वहां पे आपको ये सामान कम मिलेगा। जैसे कि मिनिएचर पॉट्स, मिनिएचर पॉट यानी कि छोटे छोटे पॉट्स फाइंस के बने हुए जो कि परफ्यूम बॉटल के तौर से यूज किए जाते होंगे, ये आपको मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिलते हैं। लेकिन ये आपको कालीबंगन में नहीं मिलते। कालीबंगन एक छोटी सेटलमेंट है, तो वहां पे आपको ये नहीं मिल रहा। वहां पे लोग सिर्फ अपना दिनचर्या का काम कर रहे हैं और उसका गुजारा कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी सेटलमेंट है वहां आपको अमीर लोग भी मिल रहे हैं, वहां पे आपको ये परफ्यूम की बॉटल्स भी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं सोने की, गोल्ड। गोल्ड आज भी रेयर है और तब भी रेयर होगा, ये माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबली प्रेशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी हमें हड़प्पन साइट्स में मिलती है रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। यानी कि लोगों ने गोल्ड ज्वेलरी को कहीं गड्ढों में या छोटी जगहों पे छुपा के रखा हुआ था, एक पॉट में, एक कंटेनर में छुपा के रखा गया था। तो माना जा सकता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन की। जब ये सब पॉट्स हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये फाइंस का पॉट बना हुआ था, या फिर हमने ऊपर अभी एक कॉपर का बना हुआ मिरर देखा, तो ये किसी ने तो बनाया होगा। तो अब हम उसी क्राफ्ट वर्कर्स की बात करेंगे कि ये सब सामान बनाया किसने। तो अब आप सबसे पहले मैप में चलते हैं वापस। जो सबसे पहले मैंने आपको मैप दिखाया था शुरू में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ तक फैली हुई थी, उसमें आपको एक जगह लोकेट करवाऊंगी जिससे आपको ये पूरा पार्ट समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये देखिए, हमने हड़प्पा कवर किया, हमने हड़प्पा को समझा ये एक बड़ी सेटलमेंट है। हमने मोहनजोदारो को समझा कि यहाँ पे 700 वेल्स मिले, हमने मोहनजोदारो में सिटिडल और लोअर टाउन को भी समझा। अब हम समझने वाले हैं चुन्हुदारो को। चुन्हुदारो से अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एरिया है चुन्हुदारो। तो जाहिर सी बात है कि ये इंडिया का बॉर्डर है, तो ये भी इंडिया में नहीं है। मोहनजोदारो, चुन्हुदारो ये भी पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे के। ठीक है, इवन हड़प्पा से हड़प्पा भी पाकिस्तान में ही है। अगर आपको इंडियन साइट्स की बात की जाए तो लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगन ये हमारे इंडिया में है, धोलावीरा। तो हमारे इंडियन साइट्स में ये वाले एरियाज आते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए, ये रहा हमारा पार्ट 5। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टूल्स हैं, ये कुछ ऐसे औजार हैं जो इस्तेमाल किए जाते होंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। और ये देखिए, ये बीड्स, कितने सारे बीड्स को बना के कुछ ज्वेलरी सी बनाई गई है। आपने चुन्हुदारो को देख लिया। चुन्हुदारो एक छोटी सेटलमेंट है, मोहनजोदारो से इसको कंपेयर किया गया है तो चुन्हुदारो सिर्फ 7 हेक्टर से भी कम की है, जबकि मोहनजोदारो 125 हेक्टर्स की है।
और जो ये चुन्हू दारो है, ये माना जाता है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर था। यहाँ पे बीड्स बनाना यानी कि मोती बनाना, शेल कट करना, मेटल पे काम करना, सील्स बनाना, वजन के लिए वेट्स होते हैं उनको बनाना, ये सब काम चुन्हुदारों में किया जाता था। अब अगर आपको मोती बनाने हैं या आपको मेटल पे काम करना है या ये सब, अब इसके लिए कोई सामान भी तो इस्तेमाल किया गया होगा। तो अलग अलग तरीके के पत्थर इस्तेमाल किए गए, कार्नियल, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट। स्टेटाइट हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि सील्स स्टेटाइट की बनी होती थी। मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फायंस। फायंस तो हमने अभी पढ़ा कि कितना एक्सपेंसिव था, और फायंस से चीजें बनी हुई हमने अभी ऊपर पिक्चर में भी देखी। इसके अलावा टेराकोटा और बर्न्ट क्ले, क्ले मिट्टी की भी चीजें हमें मिली हैं। कुछ बीड्स हमें ऐसे भी मिले हैं जो 2-3 पत्थर को मिला के बनाए गए हैं। स्टोन्स के ऊपर हम देखते हैं कि सोने की कैप सी भी बनाई गई है। अलग अलग टेक्निक्स बनाई गई हैं, उनको डेकोरेट किया गया है, और आपको पेंटिंग्स भी दिखती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि काफी अच्छे से वो लोग वहां पे प्रोडक्शन कर रहे थे, क्राफ्ट कर रहे थे, प्रॉपर टेक्निक्स थी उनकी। तो टेक्निक्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। अब जैसा अगर आप कॉपर यूज कर रहे हो तो आपकी टेक्निक अलग होगी, और अगर आप गोल्ड यूज कर रहे हो आपकी टेक्निक बदल जाएगी। और सिमिलरली अगर आप कोई स्टोन यूज कर रहे हो तो आपकी टेक्निक फिर से बदल जाएगी। तो मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। स्टेटाइट जिसके बारे हमने शुरू में देखा था कि जिससे सील्स बनती हैं, ये बहुत सॉफ्ट स्टोन है, इजीली इस पे काम किया जा सकता है। बीड्स के बीच में पेस्ट लगाया जाता था जो कि स्टेटाइट पाउडर का बनता था। तो स्टेटाइट से आप देख सकते हो कि जो बीड्स को जोड़ने के लिए पाउडर है वो भी इससे बन रहा है, सील्स इससे बन रही हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स दी जा सकती हैं स्टेटाइट में क्योंकि ये सॉफ्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स ये रिवील करते हैं कि जो ये रेड कलर मिलता है चीजों को ऑफ कार्नियल, ये ऑब्टेन किया जाता था फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। कुछ येलोइश कलर का कोई रॉ मटेरियल होगा जिसको जलाने से ये लाल रंग उनको मिलता था। अलग अलग ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग की जाती थी जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट होता था। मतलब अब देख रहे हो प्रॉपर वर्कशॉप की तरह वहां पे काम कर रहे थे कारीगर। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स यूज की गई थी जो कि हमें चुन्हुदारो, लोथल और धोलावीरा में भी मिली हैं। तो आप देख रहे हो ये हमें कहीं मोहनजोदारो या हड़प्पा में नहीं मिल रही, वो बड़ी सेटलमेंट्स हैं, शायद वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता हो यहाँ से बना के। लेकिन ये छोटी जो एरियाज हैं यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि इसका काम हो रहा था। अब ये नागेश्वर और बालकोट भी दो सेटलमेंट्स हैं जो कि कोस्ट के पास है, समुद्र के पास हैं। तो यहाँ पे शेल्स मिलते हैं समुद्र के आसपास, तो उनसे भी अलग अलग चीजें यहाँ पे बनाई जाती थी। अब ये माना जाता है कि यहाँ से चुन्हुदारो, लोथल, धोलावीरा, इन यहाँ से जो चीजें बनाई गई, ये बीड्स बनाए गए, तो यहाँ पे तो लोग सिर्फ बना रहे हैं, छोटी सेटलमेंट है। ये लोग शायद अर्बन सेंटर्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा है, वहां पे इन्हें लेके जाए जाते होंगे और वहां पे इन्हें बेचते होंगे। तो हो सकता है कि ये जो चुन्हुदारो और लोथल हैं, ये यहाँ पे वर्कशॉप हो, ये यहाँ पे प्रोडक्शन करते हो, और उसके बाद ये मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे जो लार्ज अर्बन एरियाज हैं वहां पे इनको ले जाके बेच दिया करते होंगे। अब इन सेंटर्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि ये एक प्रोडक्शन सेंटर था? तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्राफ्ट प्रोडक्शन आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चीजों को देखते हैं, और ये चीजें आपको पॉइंट वाइज याद रखनी जरूरी है। पहले तो रॉ मटेरियल। जब अब ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने मिट्टी का बर्तन घर में खरीदा हो, तो आप कैसे कहोगे कि मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ? जहां पे प्रोडक्शन हो रही है वहां पे आपको सिर्फ बर्तन नहीं मिलेगा, वहां पे आपको उसका रॉ मटेरियल यानी कि आपको मिट्टी भी मिलेगी। तो अगर कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन का एरिया, तो वहां पे आपको उसका रॉ मटेरियल जैसे कि पत्थर, नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर, और आपको अलग अलग तरीके के औजार मिलेंगे। और ऐसे
बर्तन या ऐसी चीजें भी मिलेंगी जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, इनकम्प्लीट हुई हैं, या किसी को पसंद नहीं आई और उसने वापस कर दी, या ऐसा सामान जो काटने में या बर्तन बनाने में या किसी चीज को बनाने में वेस्ट हो गया। ये सब सामान आपको किसी के घर में नहीं मिलेगा, ये वहीं मिलेगा जो कारीगर काम कर रहा है। जैसे ये मूर्ति है, जिसने ये मूर्ति बनाई, इसमें से कुछ तोड़ते हुए या इस पे काम करते हुए कुछ मिट्टी का हिस्सा टूटा होगा, तो आपको उस जगह पे वो टुकड़ा भी मिल जाएगा। आपको इसके अलावा और सारे औजार भी मिल जाएंगे, टूल्स मिल जाएंगे। तो हमें इनसे पता चलता है। दूसरी चीज जो वेस्ट है, वो भी इंडिकेट करता है, क्योंकि एक इंसान जो सामान खरीदता है उसके घर में वेस्ट मटेरियल नहीं होगा, या टूल्स नहीं होंगे, या अनफिनिश प्रोडक्ट नहीं होगा, तो ये सब सामान वहीं मिलेगा जहाँ पे इसका काम हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर से आप देख सकते हो कि अगर एक शेल या एक पत्थर को उस पे काम किया जा रहा है, तो आपको उसके टुकड़े भी वहां पे मिलेंगे जो फेंक दिए गए हैं, ये जो वेस्ट कर दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि ये वहां पे काम किया जा रहा था इसके ऊपर। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल सटीक और काफी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। समटाइम्स हमें बड़े बड़े वेस्ट पीसेस भी मिलते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा कोई पत्थर था, जो कि जैसे सपोज ये आपने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे एक ये किसी ने बड़ी सुंदर सी कोई मूर्ति बना रहे थे। अब इस मूर्ति को बनाते हुए किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ से तोड़ दिया, तो अब उससे आप दोबारा भी कोई उसको इस्तेमाल कर सकते हो कोई छोटी चीज बनाने के लिए। तो वही ये कह रहे हैं कि कभी कभी बड़ी चीजें जो वेस्ट हो जाती थी, उनसे छोटी चीजों को बना दिया जाया करता था। लेकिन जो छोटे बिट्स होते थे वो फेंक दिए जाते थे या वहीं छोड़ दिए जाते थे। और वही ट्रेसेस हमें सजेस्ट करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन थोड़ी बहुत लार्ज सिटीज में भी होती थी। सिर्फ चुन्हु या लोथल में ही क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं होती थी, कहीं ना कहीं मोहनजोदारो और हड़प्पा जो कि इतनी लार्ज सेटलमेंट है, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बर्तन ना बनते हो, ऐसा नहीं हो सकता कहीं बीड्स ना बनते हो, कहीं कोई क्राफ्ट ना होता हो। तो वहां पे भी हमें कुछ लार्ज एरियाज में इन क्राफ्ट प्रोडक्शन मिलती है। तो आप ऐसा कभी नहीं कहोगे कि सिर्फ वही होती थी, चुन्हुदारो में या लोथल में होती थी और वहां से वो हड़प्पा या मोहनजोदारो भेजते थे। नहीं, होती थी, ये भी एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अलावा वहां मोहनजोदारो हड़प्पा में भी होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो अभी हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन पे बात की, और हमने इससे पहले मोहनजोदारो और सोशल डिफरेंसेस जैसे कि बरियल्स हो गए या अलग अलग चीजों के बारे में भी डिस्कस किया। अब अगले अब अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सामान था इसमें से कुछ लग्जरी थी और कुछ आमतौर से मिलने वाली चीजें थी। तो ये कहाँ से आता था सामान, कैसे ये लोग इसको प्राप्त करते थे। तो आई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल की बात करूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।